नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे घटनासार मैगज़ीन से, और जिसके तहत हम लोगों ने यूपी स्पेशल कंप्लीट किया है। आज हम घटनासार के इस सेगमेंट में राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग मार्केट से इस मैगज़ीन को ख़रीद लें, घटनासार को, और सामने रखकर वीडियोज़ को आप घटनासार को पढ़ें तो ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं और बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो नीचे कोई कमेंट में प्लीज़ इस तरह का कमेंट ना करें कि इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दें। सॉरी, मैं पीडीएफ आप लोगों को नहीं दे पाऊँगा। आप लोग उसको मार्केट से परचेज़ कर लें, या फिर आप चाहें तो इस वीडियो से भी बार बार देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहली इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है या जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, और इसके बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये क्या है, बीजेपी और बीजेपी के जो अन्य छोटे छोटे दल मिलकर बने हैं उनको कहा जाता है एनडीए, इसको जीत मिली है। और 9 जून 2024 को, इस डेट को भी आप ज़रूर याद रखें, 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। किसने? बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। पंडित नेहरू के बाद मोदी जी देश के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले उन्होंने 26 मई 2014 को और दूसरी बार 30 मई 2019 को शपथ ली थी। तो इस डेट को भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है बिल्कुल। मोदी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री बने थे, 1952 में, 57 में और 1962 में। इसको भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में। वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, केवल 240 सीट्स मिली हैं। लेकिन जो इनके साथ में सहयोगी दल जुड़े हुए थे उन लोगों को मिला लिया जाए, या हम कहें कि जो गठबंधन है उसको मिला लिया जाए, तो 293 सीटें इन्होंने जीती और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। और इस तरह से हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ग्रहण कराई और मोदी जी स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके साथ बहुत सारे नेताओं ने शपथ भी ली। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत जो हमारे पड़ोसी देश के नेता हैं उन लोगों को यहाँ पर आवंटित किया गया था। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सेशेल्स की राजधानी क्या है। मैंने कई बार जो है ज्योग्राफी की जो मैपिंग वाली वीडियो जिस थी उनमें बताया भी है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन सबको आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, सहयोगी दलों के 11 मंत्रियों सहित मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 71 है। अर्थात जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उन दलों के 11 मंत्रियों ने शपथ ली है, टोटल 71 है। मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्रियां, मतलब 7 महिला को भी मंत्री बनाया गया है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री हैं। 33 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मंत्री पद मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए 18वीं लोकसभा के चुनाव। 18वीं लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच में हुए थे। 7 चरणों में ये चुनाव कराए गए थे, इसको आप ध्यान रखेंगे बस। नेक्स्ट, अगर हम ध्यान दें इसमें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 99 सीट्स मिली थी और समाजवादी पार्टी को 37। इसको भी याद रख सकते हैं आप।
कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जो 18वीं लोकसभा के चुनाव से जुड़े हुए थे। सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मुकेश दलाल 18वीं लोकसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा सांसद हैं, जिनकी आयु 25 वर्ष 3 माह है। इसके अलावा बिहार के समस्तीपुर से लोजपा पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी सांभवी दूसरी सबसे युवा सांसद हैं, जिनकी आयु 25 वर्ष 11 माह है। और भाजपा के शंकर लालवाणी इंदौर से रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए हैं। 11,75,092 मतों के अंतर से ये चुनाव जीते हैं। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं और सबसे कम वोटों के चुनाव से अंतर से चुनाव जीतने वाले हैं शिवसेना के रविंद्र वायकर। 48 वोटों के अंतर से केवल ये चुनाव जीते हैं। इनके अलावा असम के जेल में निरुद्ध कट्टरपंथी खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह संधू ने जेल में रहते हुए खडूर साहिब पंजाब निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीता है। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में 74 महिलाएं हैं, जबकि पिछली बार जो 17वीं लोकसभा थी उसमें 78 महिला सांसद बनी थी। कांग्रेस के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड की दोनों सीटों से चुनाव को जीते हैं। बाद में उन्होंने वायनाड सीट से त्यागपत्र दे दिया। 18वीं लोकसभा का गठन 24 जून 2024 को हुआ। भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा से सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जब स्थायी जो स्पीकर बनने वाला होता है लोकसभा का, उससे पहले प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है शपथ सांसदों को दिलाने के लिए। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला को एक बार फिर से 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इनसे पहले भी ओम बिरला ही लोकसभा के अध्यक्ष थे। अब देखिए 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। यहाँ पर भी नई नई सरकारों का गठन हुआ है। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो पेमा खांडू के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। 60 विधानसभा की सीट्स हैं यहाँ पर। निवर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू व उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा के 10 उम्मीदवार निर्विरोध ही यहाँ पर चुनाव जीते थे। तो देख सकते हैं बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी है। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा रोचक है कि 32 विधानसभा की सीटें यहाँ पर और 32 में से 31 सीटें प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाली पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीती हैं। ये दूसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं सिक्किम के। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा की सीटें। इन विधानसभा की सीटों को भी याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी मैच करने के लिए आ जाता है। तो आंध्र प्रदेश में नई सरकार बनी है अभी चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में। इससे पहले वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। और चंद्रबाबू के साथ में जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण जो कि एक अभिनेता भी हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ओडिशा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी सरकार का गठन हुआ है। यहाँ पर बीजू जनता दल की सरकार थी 24 साल से, उसका शासन खत्म हुआ और बीजेपी की अब यहाँ पर सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की 78 सीट्स इनको यहाँ पर मिली हैं और ओडिशा में टोटल जो सीट्स हैं विधानसभा की वो 147 हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा। तो भारत आई थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मोदी जी के साथ में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता के बाद भारत और बांग्लादेश में तीस्ता नदी जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 10 समझौतों पर साइन हुए हैं।
इसके अलावा डिजिटल क्षेत्र, समुद्री अर्थव्यवस्था अर्थात ब्लू इकोनॉमी, रेलवे, अंतरिक्ष, हरित प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए भी बात हुई है। भारत और बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच में नई ट्रेन सेवा और चटगांव तथा कोलकाता के बीच में नई बस सेवा शुरू करने की भी घोषणा की है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोदी जी ने कहा है कि बांग्लादेश से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीज़ा सुविधा भी उपलब्ध करवाएगा बांग्लादेश के लोगों के लिए। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम भाग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत ने रंगपुर में एक नया उच्चायोग खोलने का भी निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है उत्तरी केरल का कोझिकोड, जिसको आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। ये भारत का पहला साहित्य शहर है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले कोझिकोड को 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी शामिल किया गया था और ऐतिहासिक रूप से कोझिकोड को कालीकट के रूप में जाना जाता है। 2012 में कोझिकोड को मूर्तियों के शहर का टैग भी मिला था। नेक्स्ट है लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024। तो हाल ही में जो इतनी सारी परीक्षाएं लीक होने की घटनाएं सामने आई, उसको लेकर सरकार ने एक कदम उठाया है, एक अधिनियम बनाया है केंद्र सरकार ने। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 इसको लागू कर दिया गया है। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए इस कानून में 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का अगर प्रयोग किया जाता है तो 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल तक की कैद और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल जो लोग होंगे उनको 5 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए, ये सारी परीक्षाएं कराने वाली संस्थाएं इसमें शामिल होंगी। भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल हुआ है। तो कच्छ जिले में स्थित है गुजरात के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। इसको दुनिया का 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार में 3रा स्थान दिया गया है। जब इसको ये पुरस्कार दिया गया तो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसको गर्व का क्षण कहा। भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगडू में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीज़ा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद 3रे स्थान पर रखा गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी ने 26 जून 2001 को जो कच्छ में विनाशकारी भूकंप आया था, उस भूकंप में जो लोग मरे थे उन लोगों की याद में 28 अगस्त 2022 को गुजरात में इस स्मृति वन भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया था। स्मृति वन भुज में भुजियो पहाड़ी पर 470 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो भुजियो पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में, ये भी ध्यान रखेंगे आप। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में CSIR के मुख्यालय भवन में जलवायु घड़ी स्थापित की है। तो ध्यान रखेंगे कहाँ स्थापित की गई है? नई दिल्ली में। कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण हो गया है। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल लिंक के द्वारा जोड़ने के लिए इस मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि संगलदान से रियासी तक लगभग 46 किलोमीटर के खंड पर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला रेलवे पुल है, जो 227 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ही हिस्सा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये विस्फोट रोधी भी है।
चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान की प्रमुख नदी है जो सिंधु नदी की सहायक है। ठीक है, क्योंकि ये इसी नदी के ऊपर बनाया गया है, चिनाब नदी के ऊपर। और चिनाब नदी चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने के बाद चिनाब बनती है। तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो केरल का तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को दी मान्यता। तो WHO, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो अभी WHO ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है, तो पहले तो उसको यही याद रखेंगे आप कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में है। इसको WHO ने मान्यता प्रदान की है। किस तरह की मान्यता प्रदान की है? विरासत संस्थान के रूप में इसको मान्यता दी गई है। और ये मान्यता 4 साल की अवधि के लिए दी गई है। और ऐसा सम्मान पाने वाला ये तीसरा भारतीय संस्थान बन गया है। इसने अमर पोर्टल भी विकसित किया था। एक पोर्टल बनाया था अमर पोर्टल, जिसका उद्देश्य क्या था? आयुष पांडुलिपियों को सूचीबद्ध करना। इन सबको डिजिटलाइज करके यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है अमर पोर्टल पर। डीडी किसान चैनल के द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च किया गया है। तो कृषि और भूमि क्या है? एंकर हैं, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर हैं, जो कि डीडी किसान चैनल के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे। और AI एंकर पेश करने वाला डीडी किसान देश का पहला सरकारी चैनल है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट देख सकते हैं कि डीडी किसान को 2015 में लॉन्च किया गया था। बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित कर दिए गए हैं, और दोनों ही स्थल मानव निर्मित हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इन दोनों स्थलों के शामिल होने के बाद देश में रामसर स्थलों की जो कुल संख्या वो बढ़कर 82 हो गई है। नागी पक्षी अभ्यारण्य नागी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। ऐसे ही नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, ये दोनों ही बिहार में है, बस इतना याद रखें, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है विश्व शिल्प परिषद के द्वारा। श्रीनगर, जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर के बाद ये सम्मान प्राप्त करने वाला चौथा शहर बन गया है। श्रीनगर को 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में भी मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, लोकलोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किए गए हैं। तो मंगोलिया के उलन बटोर में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर इनको शामिल किया गया है विश्व स्मृति रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 20 दस्तावेजी धरोहरों में शामिल कुछ महान कृतियाँ कौन कौन सी हैं? सुल्ताना का सपना और तुलसीदास का रामचरितमानस, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र और आनंदवर्धन द्वारा रचित सहृदयलोक लोचन। तो इनको आप ध्यान रखेंगे बस। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है इस तरह के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट है, भारत लगातार 6ठे वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में टॉप पर है। तो डिजिटल अधिकारों पर ध्यान पूरी दुनिया का केंद्रित करने के लिए काम करने वाले कुछ NGO हैं, जैसे कि ये गैर लाभकारी समूह है एक एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन, इनके द्वारा एक आंकड़े जारी किए गए। उन आंकड़ों में ये बताया गया कि भारत में 2023 में इंटरनेट शटडाउन के 116 मामले दर्ज किए गए, जो वैश्विक स्तर पर 39 देशों में किए गए शटडाउन के कम से कम 283 मामलों का 41% है। जो कि आप सोचिए, आप वैश्विक स्तर पर 39 देशों में जो मामले हुए हैं
उनका 41% अकेले भारत में हुआ है। मतलब क्या हुआ कि भारत में लगातार छठे साल वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इंटरनेट बंद करने का आदेश देने वाला देश बन गया है। 2030 की सिकुड़ता लोकतंत्र, बढ़ती हिंसा, इंटरनेट शटडाउन नाम से रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें यह बताया गया मुख्यतः जो क्षेत्रीय शटडाउन की प्रवृत्ति हमारे भारत में बढ़ी है उनमें से मणिपुर और पंजाब है, जहां पर ज़्यादा ये इंटरनेट शटडाउन किया गया। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया है अभी। तो ये आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में परीक्षण किया गया है। ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसको आवश्यकता अनुसार कहीं भी ले जाया जा सकता है पैराशूट की मदद से, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ये पोर्टेबल लिखा हुआ है। पोर्टेबल मतलब कहीं भी ले जाया जा सकता है इसको। इसका विकास स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नेक्स्ट है वन अग्नि रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन। तो ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। राज्य में वनाग्नि की स्थिति को रोकने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी ने शुरू किया है पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन। पिरुल क्या होता है? पिरुल का मतलब है पहाड़ों में पाए जाने वाले जो चीड़ के पेड़ हैं उनकी पत्तियों को पिरुल कहा जाता है। पिरुल की जो सूखी पत्तियां होती हैं वो वनों की आग का सबसे बड़ा कारण होती हैं। इनसे बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो यहाँ पर सरकार ने एक मिशन शुरू किया है कि आप पिरुल लेकर आइए, 50 रुपये किलो के हिसाब से आपको उसका पैसा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो पिरुल भी इकट्ठा हो रहा है, लोगों को पैसा भी मिल रहा है और वनाग्नि से भी बचा जा सकेगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। यूके स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2015 में जो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में 9वें स्थान पर था, अब भारत 2023 में जापान को भी पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान जो है 5.5% था, जो मतलब पूरे विश्व में जितनी भी बिजली उत्पादन होती है उसमें से लगभग 5.5% केवल सौर ऊर्जा से उत्पादित होती है। और भारत में जितनी भी बिजली उत्पादित होती है उस टोटल बिजली में 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पादित होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और भारत से ऊपर दो ही देश हैं, चीन और अमेरिका, सौर ऊर्जा उत्पादन में। तीसरे नंबर पर भारत आता है। महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया है अभी। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, संविधान पार्क का उद्घाटन अभी महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि भारत का जो पहला संविधान उद्यान था वो जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया था। देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लियोपॉड्स इन इंडिया 2022 के नाम से ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में तेंदुओं की संख्या 13,874 आंकलित की गई है। 2018 में की तुलना में 2022 में देश में तेंदुओं की संख्या में 7.95% की वृद्धि हुई है। ये इम्पॉर्टेंट है। क्षेत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य भारत व पूर्वी घाट में है, जो कि 8,820 है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है राज्यों में अगर हम देखें तो 2022 में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है और चौथे नंबर पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट, सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। यह समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है, जिसका निर्माण BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है।
इसको इंजीनियरिंग का चमत्कार भी कहा जाता है। ये सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। उपग्रह इनसैट 3D एस का सफल प्रक्षेपण किया गया है अभी इसरो के द्वारा। इसको मैच्योर बॉय GSLV पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगा। मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामित किए गए हैं। तो भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले किलों का एक नेटवर्क, जिसको मराठा सैन्य परिदृश्य, इसको नामांकित किया है। इस नामांकन के 12 घटक महाराष्ट्र में ये शामिल हैं। इतने सारे ये दुर्ग इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है अभी 15 जनवरी 2024 को। तो तेहरान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में हम शामिल कर रहे हैं, शामिल किया गया है। फारसी भाषा एक इंडो यूरोपीय भाषा है। ये मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले फारसी लोगों के द्वारा बोली जाती है। फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य क्या है? भारत और ईरान के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना। भारत की शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषा होती हैं जिनका कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना इतिहास होता है और जिनका उपयोग साहित्य ग्रंथों में किया जाता है। संविधान की अनुसूची 8 में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल भाषा मुख्य रूप से दक्षिणी भारत और श्रीलंका में बोली जाती है। 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम को, 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया था कि पाली, फारसी और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये अमेरिका की एक कंपनी है, आपको पता ही होगा, हवाई जहाज वगैरह का निर्माण करती है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया गया। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य है देश भर में लड़कियों को देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में प्रवेश का समर्थन करना। बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों को बनाती है। अब देखिए, हायर एजुकेशन पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हायर एजुकेशन में जो कुल नामांकन है वो 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ अर्थात 28.4% हो गया है, जो कि 2014-15 के बाद से 91 लाख से अधिक छात्रों की वृद्धि है इसमें। दूसरी चीज़, सभी श्रेणियों के नामांकन में वृद्धि हुई है, चाहे वो महिलाएं, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक हों। उदाहरण के लिए महिला नामांकन 50 लाख से बढ़कर 207 करोड़ हो गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु नावा शेवा सी लिंक कहा गया है, जो देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह हार्बर लिंक लगभग 22 किलोमीटर का एक विशाल समुद्री पुल है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे लंबा समुद्री पुल भी है, तो याद रखेंगे इसको। और इसका निर्माण जापान के द्वारा किया गया। जापान की एक कंपनी है जिसके द्वारा निर्माण किया गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक ओपन रोड टोलिंग पद्धति को शुरू किया गया है और ये इस तरह के प्रयोग होने वाली पहली पद्धति। इसमें होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी हाईवे वगैरह पे आप जाते हैं तो वहाँ पर टोल लिया जाता है। तो टोल लेने के लिए या तो आप रुकेंगे या फिर अपनी गाड़ी को स्लो करेंगे। फास्टैग वगैरह रखा होगा तो स्लो करेंगे और आपका टोल कट जाएगा, या फिर रुक कर आप ऑफलाइन वहाँ पर टोल कटवाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो है किसी भी तरह से गाड़ी को धीमा करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही रोकने की आवश्यकता है। ऑटोमेटिकली आपका टोल कट जाएगा, टोल जो भी होगा वो ले लिया जाएगा। वही है ओपन रोड टोलिंग पद्धति। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट।
तो 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट जारी की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और इस वर्ष इंदौर के साथ साथ सूरत भी टॉप पर है। तो इंदौर और सूरत दोनों टॉप पर हैं। टॉप 5 सबसे स्वच्छ शहर जो कि 1 लाख से कम हैं, जिनमें सांसवड़ महाराष्ट्र का है सबसे ज़्यादा स्वच्छ। टॉप 10 सबसे स्वच्छ छावनियों में महू कैंट सबसे स्वच्छ है। टॉप 10 सबसे स्वच्छ गंगा शहर की हम बात करें तो वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर को शामिल किया गया है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में टॉप पर महाराष्ट्र है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में अरुणाचल प्रदेश है। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया है। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार मिला है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2014 के लिए गीत था जिसका नाम था नया संकल्प है नया प्रकल्प है, जिसको आवाज़ दी थी कैलाश खेर जी ने। भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है एक्सपोसैट, जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया है। इसको बनाने के बाद भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद हमारी आकाश गंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट है वेटलैंड सिटी प्रमाणन। तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना के लिए भारत के 3 शहरों के नामांकन प्रस्तुत किए गए, जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर, भोपाल शहर और राजस्थान का उदयपुर शहर शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक योजना पहल चलाई जा रही है जिसका नाम है अमृत धरोहर पहल। इसका उद्देश्य क्या है? रामसर साइटों के संरक्षण को बढ़ावा देना। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में, जिसके तहत एक नदी परियोजना विकसित की जाएगी, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक नदी परियोजना। और इस परियोजना में जो पैसा खर्च होगा उस पैसे का 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार वहन करेगी। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। महाराष्ट्र में है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का पहला, इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। तो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को, जो कि एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क है और भारत का पहला, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है। ये क्या होता है डार्क स्काई पार्क? एक ऐसी जगह जहाँ से हम अंतरिक्ष को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो अंतरिक्ष में जो प्रकाश है, प्रकाश में जो प्रदूषण होता है, ऐसी यहाँ पर प्रदूषण बहुत ही कम होगा, इसलिए इसको कहा गया है डार्क स्काई पार्क। ऐसी जगह जहाँ से हम अंतरिक्ष को बहुत आसानी से देख सकते हैं बिना किसी प्रदूषण के, जो प्रकाश वाला प्रदूषण होता है, बिना इसके। ठीक है, नेक्स्ट है IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के द्वारा हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है और इसको असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसको तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है। मोदी जी ने तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है अभी ओडिशा के संबलपुर में। तो बस इसमें इतना याद रखना है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अटपाडी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई है। तो सांगली जिले के अटपाडी क्षेत्र में अटपाडी संरक्षण रिजर्व यानी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बस इसको इतना ध्यान रखना है। यहीं पर ही मैनी संरक्षण क्षेत्र भी है, मालधोक पक्षी अभ्यारण्य भी है, सब महाराष्ट्र में है। अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है अभी। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया था विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में, और ये 206 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। इसको मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का निर्माण राम सुतार ने किया है। इन्होंने ही सरदार पटेल की प्रतिमा का निर्माण भी किया था। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। तो भारत का पहला ग्राफीन केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। ग्राफीन क्या होता है? दुनिया का सबसे पहला ऐसा पदार्थ है जो परमाणुीय परत के रूप में पाया जाता है। ये कार्बन का अपर रूप है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। भारत और इटली के बीच में प्रवासन और आवाजाही समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे क्या होगा कि
लोगों के बीच में परस्पर संपर्क बढ़ेगा, भारत और इटली के लोगों के बीच में। विद्यार्थी, कुशल कारीगर, कारोबारी और युवा पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। दोनों के बीच अनियमित प्रवासन से जुड़े मुद्दों पर सहयोग को मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा करंट अफेयर्स था राष्ट्रीय हमने आज ख़त्म किया है। इससे पहले यूपी स्पेशल को हमने 3 पार्ट में ख़त्म किया था, राष्ट्रीय वाले को आज एक ही पार्ट में ख़त्म कर दिया है। तो इसको आप पढ़िए, बार बार देखिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिक